नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं कुंदन जायसवाल आपके साथ हर रोज जुड़ता हूं 6:30 बजे डेली करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी जिस तरह से एग्जाम के सीजन चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम हो या अभी जो चल रहे हैं रेलवे के ग्रुप डी या आने वाले जो एग्जाम है जैसे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम, इनमें करंट अफेयर्स के पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमारे चैनल द्वारा जो करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आप उसे रेगुलर बेसिस पे देखें। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है उसमें लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब यही बनता है कि आपको, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है या आपके 6 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज नहीं है या आपको पता नहीं है कि कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इतने कम समय में पढ़ा जाए, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे हर डेट के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स आपको दिए गए हैं। आप हर डेट के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए और वहां पे हम सिर्फ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम आज भी करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं और साथ ही कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी चर्चा करने वाले हैं जो आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी मार्क्स गेन करने में आपके लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? Which state has become the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट ऑफ इंडिया? जी, हर घर जल प्रमाणित राज्य, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस राज्य को ये सर्टिफाइड कर दिया गया है, सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि यहाँ के हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। चलिए जानते हैं ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन है गोवा और ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सही जवाब भी जान लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गोवा। यानी गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे हर घर जल की सुविधा उपलब्ध हो गई है और भारत सरकार के द्वारा इसे सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, पहला राज्य का। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहले ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जहां पे हर घर जल जो है वो सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। अब अगर हम बात कर ले कि जितने भी ये पहले केंद्र शासित प्रदेश जो सर्टिफाइड हर घर जल से हुए हैं या स्टेट हुए हैं, इनके हर एक गांव में और हर एक शहरों के जो घरों है उन घरों में ड्रिंकिंग वाटर जो है टैप कनेक्शन के थ्रू अवेलेबल करा दिए गए हैं, यानी कि हर घर में नल जल योजना लागू कर दी गई है। अब अगर हम बात कर ले कि ये हर घर जल आखिर है क्या, तो ये एक हमारे भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई फ्लैगशिप प्रोग्राम थी जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत ये भारत सरकार के द्वारा ये शपथ लिया गया था कि 2024 तक 2024 तक भारत के हर घर में टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। और अभी जो है सिर्फ गोवा ऐसा पहला राज्य बना है जहां पे हर घर में टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब अगर हम बात कर ले कि मोदी जी का एक और नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो यानी कि इस नारे के साथ अगर हम बात कर ले जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की जो लॉन्चिंग की गई थी वो 2019 में की गई थी और उसी ईयर यानी कि 17% जो है वो इन्होंने जो प्लान किया था वो इन्होंने एक्वायर कर लिया था और अभी 52% रूरल हाउस होल्ड में हमारे देश में ये सुविधा प्रदान कर दी गई है, यानी कि हर घर में टैप वाटर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में एलसीए तेजस के बिक्री के लिए पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ओमान। यहां बात हो रही है हैल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने
अपने देश के जो प्रोडक्शन है, जो तेजस के नाम से आप जानते हो, उसके बिक्री के लिए विदेश में इन्होंने पहला विपणन कार्यालय खोलने का फैसला किया है, यानी कि पहला ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खोलने का फैसला किया है। आपसे वही पूछा जा रहा है कि इसे कहां खोलने का फैसला किया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ओमान। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी मलेशिया। जी, इसे कहां खोलने का फैसला लिया गया है? तो इसे मलेशिया के कुआलालंपुर में इसे ऑफिस को खोलने का फैसला लिया गया है और इसके लिए एक मेमोरेंडम पे साइन भी कर दिया गया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम पे साइन करके कुआलालंपुर में तेजस के बिक्री के लिए इन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस खोलने का फैसला किया है। अब अगर हम बात कर ले कि तेजस यानी कि जो हमारे देश का एक फाइटर प्लेन है और ये हमारे देश का एक इंडिजिनस फाइटर प्लेन है, यानी हमारी ये घर में बना हुआ, हमारे देश में बना हुआ ये फाइटर प्लेन है। अब इस फाइटर प्लेन की डिमांड जो है विदेशों से भी आने लगी है। इसके फीचर्स को देखते हुए, इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए अब हमारा देश इन फाइटर प्लेनों को दूसरे देश से भी जो है बेचने का काम शुरू कर दिया है, उन्हें देने का काम, प्रोवाइड करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक हम सिर्फ दूसरे देशों से हम अपने हथियार या फाइटर जेट या कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मंगाते रहे हैं, लेकिन अब हमारा देश धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अब हम दूसरे देश को भी ये सारे के सारे जितने भी हथियार है या फाइटर जेट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो इसकी अगर हम शुरुआत देख ले तो तेजस विमान के साथ कर दी गई है, यानी कि मलेशिया ने डिमांड किया है कि हमें तेजस विमान की जरूरत है और इसे तेजस विमान की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये अपने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स में इस विमान को जोड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि इन्होंने भारत से डिमांड किया है और उसके लिए भारत ने वहां पे कुआलालंपुर में एक ऑफिस खोल दिया है। और सिर्फ ये कुआलालंपुर में ही भारत ऑफिस नहीं खोलने वाली है तेजस विमान के सेल्स के लिए, बल्कि ये धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया और मलेशिया के बाहर भी अपने ऑफिस खोलने पे विचार कर रही है। अब अगर हम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर ले तो ये स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है और जिसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1963 में की गई थी। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको बार बार यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों, आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के पार्ट भी रिवाइज होते रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये करेंट अफेयर्स की वीडियो आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्त, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सके और उन्हें भी किसी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इनसे फायदे मिल सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस भारतीय निशानेबाज ने 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? जी, भारतीय निशानेबाज ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। जब जब हमारे देश के जितने भी होनहार नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे आर्मी के फील्ड में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो या एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, जब जब वो अपने भारत देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो इसका मतलब यही बनता है कि दोस्तों हमारा भारत देश प्रोग्रेस कर रहा है और हम इस प्रोग्रेस देश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और उपलब्धि आपको भारत में देखने को मिली है और वो देखने को मिल रही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस निशानेबाज ने 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन है पूजा अग्रवाल, ऑप्शन है ओनी लेखरा, ऑप्शन है राहुल जाखड़ या ऑप्शन है मनु भाकर। ये सारे के सारे भारतीय शूटर्स है, यानी कि ये अलग अलग गेम में शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और भारत के ये फेमस शूटर्स में से एक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है WSPS शूटिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल की और वो जीते हैं राहुल जाखड़। जी, राहुल जाखड़ ने भारत को इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है और राहुल जाखड़ ने जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है वो इस चैंपियनशिप के 25 मीटर की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, यानी 25 मीटर के शूटिंग कैटेगरी में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब बात कर लेते हैं कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया के चांगवान में किया गया है। अब अगर हम बात कर ले कि इस चैंपियनशिप में इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता है,
लेकिन क्या अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी कोई और मेडल जीता है? तो जी हाँ, यहाँ पे ओनी लेखरा जी हैं, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। और पूजा अग्रवाल जी है, इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया है। और अगर हम यहाँ पे ओनी लेखरा जी की बात कर ले तो ये 2 बार पैरालंपिक विनर रह चुकी है। यानी अगर हम ओनी लेखरा जी की बात कर ले तो ये भारत की बहुत ही फेमस शूटरों में से एक है। अब अगर हम बात कर ले कि इस चैंपियनशिप में भारत ने अपने 14 शूटर्स को उतारे हैं, यानी भारत की तरफ से 14 शूटर्स इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत की जो टीम है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मानवतावादी दिवस 2022 दुनिया भर में मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 सेलिब्रेट किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है किस डेट को। चलिए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन है 12 अगस्त, ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन है 18 अगस्त या ऑप्शन है 19 अगस्त। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 19 अगस्त। यानी कि पिछले दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 सेलिब्रेट किया गया है, मानवतावादी। ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा टर्म है और इससे इंसानों की पहचान भी होती है, या हमें इनके हर एक जो भी इन्होंने मानवता के रूप में देश के लिए, लोगों के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए इन्होंने जो भी किया है, जो लोग कर रहे हैं, उनके सम्मान में हर साल 19 अगस्त को पूरे विश्व में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की जो शुरुआत की गई थी वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2009 में की गई थी। और बेसिकली इसे शुरुआत करने के पीछे एक कारण भी था, और कारण यही था कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में जो कि इराक में था उसमें बॉम्बिंग की गई थी, यानी कि बॉम्ब विस्फोट किया गया था। और इसमें जो बम विस्फोट हुआ था उस बम विस्फोट में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो हाई कमिश्नर थे उनके साथ साथ 22 लोगों की जान भी चली गई थी। और उन्हीं के याद में यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया कि हर साल 19 अगस्त को पूरे विश्व में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण कहां किया है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन है बेंगलुरु या ऑप्शन है मुंबई। यानी ये डबल डेकर बस जो है ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक से चलने वाली बस है। इससे इन्वायरमेंट में फ्यूल के जलने के कारण कोई हानि भी नहीं होनी है। और साथ ही साथ ये भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भी है। इसका अनावरण नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया है। और कहां किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। यानी इसका उद्घाटन बृहत मुंबई में किया गया है। अब अगर हम बता दें तो ये आपको इमेज में नजर आ रहे होंगे कि ये डबल डेकर बस है और यहाँ पे नितिन गडकरी जी खड़े हैं जिन्होंने इस बस का अनावरण किया है। और ये बस पूरी तरह इलेक्ट्रिक सर्टिफाइड बस है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बस है, यानी कि इसमें बैटरी ऑपरेटेड हम इसे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये पूरी तरह एयर कंडीशन से भरपूर है, यानी इसमें बैठने वाले यात्रियों को ये एहसास नहीं होगा कि वो एक आम बस में यात्रा कर रहे हैं। अब अगर हम इस बस के मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो अशोक लीलैंड की जो स्मूथ मोबिलिटी लिमिटेड है उसके द्वारा की गई है। और अगर हम भारत की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक बस की बात कर ले जिसे इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया था तो उसका नाम था स्विच EIV12 और इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी वो जून 2022 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान शुरू किया है? Which bank had launched Vigil Aunty campaign to promote secure banking practices? जी, आप हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैंक के द्वारा बैंकिंग प्रथाओं को यानी कि सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। नाम है विजिल आंटी अभियान।
और वो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। इस अभियान का जो लॉन्चिंग किया गया है, विजिल आंटी अभियान, वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। और विजिल आंटी लॉन्च करने के पीछे HDFC बैंक का यही एम है कि जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के रूप में कर रहे हैं या ऑफलाइन के रूप में कर रहे हैं, उन्हें हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इन सारी चीजों की जानकारी कौन देंगी? तो ये विजिल आंटी जी देंगी। और विजिल आंटी जी कौन है? तो इनका नाम है अनुराधा मेनन और ये इस कैंपेन में भाग लेती नजर आएंगी और लोगों को प्रमोट करती नजर आएंगी। अब अगर हम बात करें तो ये जो विजिल आंटी जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये इस बैंक के पॉपुलर कैंपेन मुंह बंद रखो के तहत चलाए जा रहे हैं। मुंह बंद रखो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो आप चुप रहो, बोलो मत, बताओ मत, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ नहीं शेयर करना होता है। आप बार बार कई सारे टेलीविजन के ऐड में देखते होंगे कि आरबीआई कहता है कि अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ, पासवर्ड, किसी के साथ कोई भी चीजें बैंकिंग ना शेयर करे। आरबीआई न किसी बैंकिंग को ये करने का आदेश देता है और ना आरबीआई खुद ये काम करता है। तो दोस्तों, हर जगह हमें सुरक्षित बैंकिंग करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन कई बार हम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हीं फ्रॉड के शिकार से बचने के लिए HDFC बैंक के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और नाम है विजिल आंटी अभियान। और मैं आपको बता दूं कि इससे आपके आने वाले एग्जाम में सवाल बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे देश की अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और इनके सचिव के रूप में बात की जा रही है कि किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार मिश्रा या ऑप्शन डी अमित खरे। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए राजेश वर्मा जी। ये हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा की गई है। अब अगर हम बात कर ले कि आखिर ये है कौन जिन्हें राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा कैडर के ये एक IAS ऑफिसर हैं। अब अगर हम बात कर ले कि ये प्रेसिडेंट के सचिव से पहले ये किस कार्य में लगे हुए थे, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ये सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे। और ये जिनकी जगह लेंगे, यानी राष्ट्रपति के सचिव के रूप में ये जिनकी जगह लेंगे, उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी, जिनका भी नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इनसे भी सवाल बन सकते हैं कि राजेश वर्मा जी ने राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किनकी जगह ली है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिप्टी में कब आए, तो ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ गए। इससे पहले ये स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े थे और मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2017 तक ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति का समापन समारोह आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? कई बार ऐसे होते हैं कि स्टैटिक जीके के रूप में भी आपके ये जो एक्सरसाइजेस होते हैं इनसे सवाल बन जाते हैं कि किन दो देशों के बीच के ये एक्सरसाइज है या इनका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये तो करंट से हो गए, और किन दो देशों के बीच के ये एक्सरसाइज है तो ये स्टैटिक जीके के हो गए। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आप इन्हें जरूर अच्छे से पढ़ें और हम जो भी करंट अफेयर्स के सवाल इनसे बनते हैं उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाए। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति, इसका समापन समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका और भारत, ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन है बांग्लादेश और श्रीलंका या ऑप्शन है भारत और मलेशिया। तो सही जवाब है भारत और मलेशिया, यानी भारत के
वायुसेना और मलेशिया के वायुसेना के द्वारा इस अभ्यास का अभी हाल ही में समापन हुआ है। यानी इस अभ्यास का जो उदार शक्ति नाम है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 12 अगस्त से की गई थी और ये 4 डे की एयर एक्सरसाइज थी, यानी 4 दिन तक ये अभ्यास चले हैं और अभी हाल ही में इस अभ्यास का क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि इस अभ्यास में मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और इंडिया की इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और दोनों देशों के एयरफोर्स ने आपसी संबंध को और मजबूत करने के लिए इस अभ्यास में भाग लिया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पहला ऐसा बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कौन सा भारतीय शहर फीबा अंडर 18 महिला एशियाई चैंपियनशिप 2018 की मेजबानी करेगा? आपसे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो फीबा अंडर 18 महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने को तैयार है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो सही जवाब जानते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। यानी कि फीबा अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप और वो भी महिला, इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? तो बेंगलुरु में किया जाना है। लेकिन कब से कब तक? तो बात हो रही है सितंबर 5 से 11 तक, यानी कि 5 सितंबर से ये चैंपियनशिप शुरू हो जाएंगे और 11 सितंबर तक ये चैंपियनशिप चलेंगे। कुल 7 दिनों के ये चैंपियनशिप है और इसमें अंडर 18 वोमेन्स जो है वो भाग लेंगी। जो भी अलग अलग देशों के अंडर 18 वोमेन्स टीम है वो इस चैंपियनशिप में भाग लेंगी। अब अगर हम बात कर ले तो इसमें एशिया के 16 कंट्री की टीम भाग ले रही है और जो 4 टीम इस चैंपियनशिप में क्वालिफाई करेगी वो फीबा अंडर 19 वोमेन्स वर्ल्ड कप जो कि जुलाई 15 से लेकर 2023 अगले साल मैड्रिड में होने वाले हैं, उसके लिए ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है ये बेसिकली बास्केटबॉल से रिलेटेड चैंपियनशिप है। तो बास्केटबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं, इससे भी सवाल बनते हैं। तो जान लेते हैं कि प्रत्येक साइड में बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं और सबसे पहले जो बास्केटबॉल खेला गया था विश्व में वो 1891 में यूएस में खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, लेकिन जितने भी सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे के सारे आपके लिए एक सवालों के बंडल और इंफॉर्मेशन के बंडल के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ऑप्शन बी अमागी, ऑप्शन सी एरुडेटस या ऑप्शन डी शिप रॉकेट। तो सही जवाब है ऑप्शन डी शिप रॉकेट, यूनिकॉर्न कंपनी। कई बार आप बार बार न्यूज में सुन रहे होंगे कि ये कंपनी अभी हाल ही में हमारे देश की यूनिकॉर्न कंपनी घोषित हुई है। ये कंपनी अभी हाल ही में इतने नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी घोषित हुई है और यहाँ पे भी यही आपको सुनने को मिल रहा है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि जो हमारे भारत देश की 106 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है उसके बारे में। तो उसका नाम है शिप रॉकेट और शिप रॉकेट जो कि एक जोमेटो बैक्ड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये अभी भारत की 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी घोषित हो गई है। यानी इसने इस यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा लेने के लिए 33.5 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए की बात कर ले तो लगभग 270 करोड़ रुपए की इसे फंडिंग की गई है और इस फंडिंग को मिलाकर इसकी जो ओवरऑल जो वैल्यूएशन हो गई है वो 1.2 बिलियन की हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की फाउंडेशन कब की गई थी, तो 2017 में की गई थी। और याद रखिएगा कि ये जो कंपनी है ये जोमेटो बैक्ड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है। अब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज की। तो यूनिकॉर्न कंपनी उन्हें बोलते हैं जिस कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है अगर 1 बिलियन से क्रॉस कर जाती है या 1 बिलियन पहुंच जाती है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न घोषित कर दिया जाता है। अब आप बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड के साथ, तो नहीं, शेयर मार्केट में बिना लिस्ट हुए
उस कंपनी की अगर ओवरऑल वैल्यूएशन $1 बिलियन के अगर पार चली जाती है या $1 बिलियन प्राप्त कर लेती है, तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और हमारे देश की जो 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो बनी है शिप रॉकेट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे कई सारे सवाल और कई सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर आप और भी इन इंफॉर्मेशन या और भी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जरूर जाएं और वहां पे आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर, वीकली करेंट अफेयर्स और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर, तो हम वहां भी अपने इंफॉर्मेशन सरकारी परीक्षा के नाम से अपडेट करते हैं। आप वहां सर्च करके सरकारी परीक्षा को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस YouTube चैनल की बात कर ले तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को अपने उन दोस्त और अपने उन रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में भरपूर तरीके से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।